नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका फ्लाई ड्रीम के फेसबुक पेज पे। दोस्तों, फ्लाई ड्रीम इस वर्ष इस मंथ मना रहा है अपनी चतुर्वर्षगांठ, और इस चतुर्वर्षगांठ के मौके पर हम बात कर रहे हैं फ्लाई ड्रीम के लेखकों से और उनसे जान रहे हैं कि फ्लाई ड्रीम के साथ उनका अनुभव कैसे रहा। फ्लाई ड्रीम के साथ उन जो 4 वर्ष का उन्होंने समय बिताया वो किस तरीके से रहा, क्योंकि ये सेशन सोमवार से शुरू होना था और लगातार 7 दिन चलना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से सेशन सोमवार से नहीं हो पाया और आज से शुरू हो रहे हैं। तो आज हमारे जो पहली गेस्ट हैं वो हैं हेमा श्रीवास्तव जी। हेमा श्रीवास्तव जी की 2 किताबें फ्राइडिंग पब्लिकेशन के माध्यम से आई हैं और पाठकों के बीच में है। पहली जो उनकी किताब है किस्से अनकहे, और इसके अलावा दूसरी किताब जो है वो कावेरी। दोनों पाठकों ने बहुत प्यार दिया और दोनों काफी चर्चित हुई। हेमा जी मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले की निवासी हैं और इस समय वो फुल टाइम लेखन में अपना समय दे रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनमोल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देके मुझे यहाँ बुलाया और हमारा इंटरव्यू हो रहा है। जी मैम, सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज के समय में कई सारे पब्लिकेशन हैं और हम अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं तो हजारों पब्लिकेशन की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है और समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पब्लिकेशन से जाएं, किस पब्लिकेशन को चुने। ऐसे में आपको फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से किताब लाने की कैसे सूझी और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन आपने कैसे चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पॉकेट एफएम के लिए एक शो लिखा था, तो जो वहाँ पे एडिटर थे मेरे शो के, अनुराग जी, उन्होंने मैंने सबसे पहले मुझे बताया था आज से करीब 2.5 साल पहले कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन है और वहाँ के लिए मतलब हम चाहते हैं कि आप एक कुछ लिखें। तो फिर मैंने मिथिलेश जी से बात की और जयंत जी से बात की, लेकिन बात करने के बाद वो लोग इतने फ्रेंडली लगे कि कुछ दिनों तक हमारी बातें होती रही। उनसे समझा मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि किसी पब्लिकेशन के डायरेक्टर से मैं बात कर रही हूँ, काफी अच्छा लगा। और उन्होंने भी बताया कि आप इस तरह से का कोई मतलब 90s का नॉवल लिखिए, तो फिर मैंने उस पर काम शुरू किया था। तो मैम कावेरी लिखने की अगर हम बात करें, कावेरी जो आपकी नवीनतम उपन्यास है, तो कावेरी लिखने का आपको विचार कैसे आया? क्योंकि आपकी जो कावेरी पुस्तक है हॉरर जॉनर में आती है, तो इसका विचार कैसे आया आपको? इसका विचार भी कहीं ना कहीं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ही आया, क्योंकि उसकी जो टैगलाइन है किताबें जरा हटके। जी जी। तो मतलब उससे लगता है कि इसकी किताबें सच में कुछ हटके होती होंगी, कुछ उनमें ऐसा अलग है कि लोग पढ़ने के लिए एक्साइटेड होते हैं फ्लाई ड्रीम की किताबों। तो फिर मैंने उसमें, और स्पेशली मुझे भी पता था कि ये लोग हॉरर में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन। और 1-2 किताबें मैंने पढ़ी भी थी वहाँ पे, जैसे कि देवन जी की, या हाँ देवन जी की ही पढ़ी थी मैंने। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ मैं हॉरर में कुछ लिखूं, तो मैंने उसके काम शुरू किया। बीच बीच में बातें होती रही जयंत जी से, मिथिलेश जी से, काफी कुछ पूछती रही उनसे, और इस तरह से कावेरी मेरा पूरा हो गया। अच्छा मैम, जब हम हॉरर की बात करते हैं तो हॉरर एक ऐसी विधा हो जाती है कि अगर इसे आप पाठकों के बीच रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाठक इसे अच्छा प्यार दें और पाठक इसे समझें, उसके लिए शोध की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो इस किताब के लिए आपने किस तरीके से शोध किया और क्या समस्याएं आपको शोध के दौरान और लिखने के दौरान समझ में आई? हाँ, शोध जब मैंने मतलब पहले तो जैसे प्रतिलिपि पर लिखते या कहीं भी तो प्लॉट हम दे देते हैं, लेकिन एक जब मुझे स्पेशली हार्ड कॉपी के लिए कावेरी को लिखना था, टूट गया है। तो मैंने तो दोस्तों, मतलब काफी शोध किया फ्लाइडिंग लगभग पब्लिकेशन 1 साल तक। जब तक मैं बताता हूँ आपको फ्लाइडिंग पब्लिकेशन के बारे में। फ्लाइडिंग पब्लिकेशन लगभग 4 साल से पाठकों के बीच में जरा हटके किताबों टैगलाइन के साथ काम कर रहा है और लगातार फैंटेसी, हॉरर और ऐसी ही अनेक विधाओं की किताबें पाठकों के बीच ला रहा है। और इसके साथ साथ फ्लाइडिंग पब्लिकेशन समय के साथ साथ बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन बुक्स हमारे हिंदी में बहुत कम थी, तो उसके लिए विशेष काम कर रहा है और चिल्ड्रन बुक्स के लिए अग्रिम भूमिका में आ रहा है और काम कर रहा है। तो मैम, आपकी आवाज कट गई थी, हम लोग आपसे जानना चाह रहे थे कि आप किस तरीके से शोध करती हैं अपनी हॉरर किताबों के लिए, या जो
पाठक या दर्शक जो आपको सुन रहे हैं वो किस तरीके से इस पे शोध करें, और लिखने के जब आप लिख रही थी इन किताब को तो उस दौरान क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? सर अभी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। तो देखिए मैंने जब मुझे लगा कि मुझे कोई हॉरर नॉवेल लिखना है तो आप जानते हैं कि कुछ तो हमें बेसिक इसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो तकरीबन 1 साल तक मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च किया था। ये स्टोरी 1600 से ईस्वी से शुरू होती है, जब मैंने ओरछा से इसको स्टार्ट किया था। तो उस जी टाइम ओरछा की क्या स्थिति थी जी और लोगों का रहन-सहन, उस समय की विचारधारा, मतलब उस समय का जो कल्चर, जो भी चीज़ें थी, उन सबको मैंने काफ़ी कुछ मतलब अच्छे से देखा, समझा, कुछ किताबें भी पढ़ी, पुराने कुछ लोगों से पूछा और इस सिलसिले में मैं एक बार ओरछा भी गई थी। तो मैंने वहाँ की काफ़ी चीज़ें देखी, वहाँ का माहौल, वहाँ की मतलब जो अ, वहाँ पे जो महल वगैरह बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखकर फिर उसको लिखना शुरू किया था। क्योंकि एक जब हार्ड कॉपी आती है, तो लोग उससे काफ़ी उम्मीद करते हैं कि हार्ड कॉपी में मतलब जब हार्ड कॉपी वो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें उतना मिलना चाहिए, जो वो चाहते हैं। तो मैं चाहती थी कि इसमें कोई मतलब बेसिक चीज़ें हों, जो हॉरर से रिलेटेड हों या उस 16 सेंचुरी से जो जुड़ी हों। तो मैंने काफ़ी कुछ शोध किया था इस पे, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया इसको। और मैम प्रॉब्लम्स भी आई समस्या। कई बार, जो कुछ चाहते हैं हम वो नहीं मिल पाता, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया था, गूगल से भी कुछ देखा था, इस तरह से। अच्छा मैम, हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं तो वो बहुत प्रेम दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ सवाल हेमा जी से जानना चाहते हैं हॉरर्स के बारे में या किसी का है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका हम जरूर जवाब देंगे। मैम इसके बाद मैं जानना चाहूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की हम चतुर्वर्षगांठ की बात कर रहे हैं और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन और दूसरे पब्लिकेशन से आपको किस तरीके से अलग लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे ठीक से कमेंट समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ। तो सबसे पहले सबको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और यहाँ पर आए। तो मैं देखती हूँ। लेकिन फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन सर मुझे मतलब ऐसे जो सबसे पहली बात है, मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं किसी पब्लिकेशन के साथ काम कर रही हूँ। हालाँकि मेरे लिए पहला अनुभव था, लेकिन ये बहुत ही फ्रेंडली है, जो भी जितने भी लोग यहाँ पे टीम में काम करते हैं। और मतलब ये मेरी पहली हार्ड कॉपी थी, तो मैंने बहुत परेशान किया सबको। कई चीज़ें समझ में नहीं आई और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। मतलब सच में मैंने बहुत कुछ सीखा और कई बार मैंने अपने मतलब उन्होंने ठीक करने के लिए मेरी स्टोरी दी कि अब इसमें ऐसा करना, वैसा करना, उनसे पूछती थी। पर वो लोग एक फ्रेंड की तरह सब मुझे ट्रीट करते थे और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मतलब मुझे कोई प्रेशर लग रहा है या फिर संकोच लग रहा है किसी तरह का। तो मैं बिल्कुल बिंदास होके बात करती थी। कितने भी बार कॉल लगाती थी, मैसेज करती थी, तो उसका जवाब मतलब बहुत फ्रेंडली होके इन लोगों ने मुझे सिखाया है कि ऐसे लिखते हो। मैंने बहुत कुछ सीखा कावेरी से। मैम अभिनव जैन जी जानना चाहते हैं कि हॉरर नॉवेल जब हम लिखते हैं तो इसके हाँ लिए जी। जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं तो वो कौन से होने चाहिए, और कौन कौन सी आवश्यक चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए हॉरर नॉवेल लिखने से पहले और लिखते समय? देखिए मेरे ख्याल से अब मुझे आप मतलब जो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया, मुझसे मुझे उससे ये लग रहा है कि सबसे पहले तो हमें कुछ हमारे जो बड़े लोग हैं, जो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जो इनके बारे में बातें करते हैं या जो इस तरह की नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे हॉरर से रिलेटेड जो हैं, उनसे बात करनी चाहिए सबसे पहले, है ना? उनके विचार सुनना चाहिए। फिर अगर जैसे मेरी कावेरी में मैंने एक पिशाच की कहानी इसमें लिखी है, इसके साथ-साथ यह एक लव स्टोरी भी है। तो जी पिशाचों के ऊपर मतलब जिनको पता है या कुछ किताबें हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और मैंने भी यही किया था। अपनी मम्मी से, अपनी बड़े लोगों से काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी थी। उनके अनुभव पूछे थे। जो लोग ऐसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, उनसे इस बारे में बात की थी और उसके बाद मुझे जो अनुभव वहाँ पर मिले, उसको मैंने कहीं न कहीं कावेरी में लिखा है। तो मैम तो मैं जब कहना हम चाहूँगी कि अनुभव सबसे ज़रूरी है, चाहे वो हमारे खुद के हों या फिर हम किसी दूसरे से बात करके उससे भी ले सकते हैं।
अच्छा दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हाँ जी। जब आप हॉरर स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो इस समय जी। लिखने के लिए आप कैसे समय निकालते हैं कि आप एक बार में बैठ के उसका पूरा ड्राफ्ट बनाते हैं या अलग-अलग समय पे अलग-अलग ड्राफ्ट बना के उसे कंबाइन करते हैं? किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक समरी बनाती हूँ कि हाँ, स्टोरी में ये इसका मतलब 3 भाग में मैं उसे विभाजित करती हूँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऐसी होगी, इसके मध्य में ये होगा और इसका अंत इस तरह से होगा। 3 चीज़ों पर 3 लाइनों में इसको लिख लेती हूँ। उसके बाद बीच की जो घटनाएँ होती हैं, तो कई बार स्टोरी लिखते समय भी हमारे दिमाग में आ जाती हैं। छोटे-छोटे डायलॉग्स, उसके छोटे वाक्य, वो सब कुछ एट ए टाइम ही चलता रहता है। लेकिन एक जो समरी है स्टोरी की, वो मैं पहले बना लेती हूँ। और उसके बाद जब मतलब जिस नॉवल पे मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है सोने के अलावा मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ हर समय। और जब एक माइंड में प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ, ये आज मुझे इतने एपिसोड में, इतने वर्ड्स में ये लिखना है, तो फिर मैं एक साथ बैठ के उसको आधे या 1 घंटे में लिख लेती हूँ, 1 घंटे तकरीबन। मैम जावेद जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि कावेरी को लिखने में आपको कितना समय लगा? पूरा कावेरी को लिखने में कितना समय लगा? ये सबसे पहले तो मुझे मैंने 1 साल तक तो इसके बारे में सोचा था, लिखना शुरू नहीं किया था। मैं जी। मतलब कुछ-कुछ नोटिस करती जा रही थी, वन लाइनर की तरह। फिर जब मैंने इसको लिखा तो तकरीबन 3 महीने तक मैं इसको लिखती रही कुछ-कुछ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी बिज़ी थी उस समय प्रतिलिपि और पॉकेट एफएम में, तो बीच में छूट गई थी ये कुछ। फिर मतलब आधी लिख चुकी थी लगभग। उसके बाद जब मिथेश जी ने एक बार कहा कि हेमा जी, ये दिवाली के समय हम लोग इसको निकालने वाले हैं, आप जल्दी पूरी कीजिए। तो फिर मैंने इसकी जो आधा नॉवेल मेरा बचा था, वो मैंने 15 दिन में पूरा किया था और तकरीबन 1 महीने तक इसकी एडिटिंग चली थी, जो बार-बार मुझे करनी पड़ रही थी। अच्छा हाँ जी, एक अहम जर्नी होती है एक लेखक के लिए, क्योंकि लिखना अपने मन की बात होती है। लेखक लिख सकता है और लिख देता है उस, क्योंकि लेखक को लिखने के लिए अपनी मन की बातें लिखनी होती है, वो लिख देता है। उसके बाद समस्या जब आती है कि प्रकाशन तक पहुंचना और पाठकों तक पहुंचना, तो आपकी ये जर्नी कैसे रही? लेखक तक पहुंच छपने की, लिखने से छपने तक की जर्नी आपकी किस तरीके से रही? इसे हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो। अच्छा। देखिए टच वुड इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस बारे में मैं बहुत लकी रही हूँ कि प्रतिलिपि से जब मैंने स्टार्ट किया तो पहली ही कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आई, पाठकों को। और जब पहली बार मैंने पॉकेट एफएम पे लिखना शुरू किया तो वहाँ इज़िली सब कुछ हुआ। पहली बार मैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से जुड़ी, तो यहाँ भी सब कुछ पॉज़िटिव रहा। मतलब मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि किसी तरह का दबाव मेरे ऊपर है, मैं बहुत परेशान हूँ या मुझे मतलब कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस बारे में मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे सब लोग अच्छे मिले। और मतलब मैंने जब लिखना शुरू किया तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे पाठकों का प्यार मिलता रहा, उनकी प्रतिक्रियाएँ बहुत अच्छी मिली और उनकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है लिखने के लिए। तो मतलब अच्छा ही रहा है मेरे लिए सब कुछ। अच्छा मैम, प्रतिक्रियाओं से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जानना हुँ। चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति नेगेटिव प्रतिक्रियाएँ भी दे देते हैं। तो उन नेगेटिव हाँ जी। प्रतिक्रियाओं को आप किस तरीके से हैंडल करती हैं और उनको किस तरीके से उनसे किस तरीके से सीख लेती हैं? देखिए नेगेटिव प्रतिक्रियाएँ भी 2 तरह की होती हैं। एक तो कुछ लोग, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग हमारे ही जानने वाले या हमारे विरोधी होते हैं, जो आके सीधा-सीधा लिख देते हैं, उन्होंने 1 स्टार दिया और लिख दिया घटिया, बकवास। मतलब इस तरह के शब्द वो यूज़ करते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं होता, मैं इन पे ध्यान नहीं देती। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी नेगेटिव प्रतिक्रियाएँ हैं, जहाँ जैसे लिखा है कि आपकी कुछ शाब्दिक त्रुटियाँ हैं या आप कहानी को खींच रही हैं, प्लीज़ इसको जल्दी खत्म कीजिए, या आपने इस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं उन पे बहुत मतलब उनका जवाब देती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम ये मेरी कहानी में डूबा हुआ है जो मेरा पाठक इसको पढ़ रहा है। तो मैं उससे सीख लेती हूँ और सीख लेकर अगर सच में कई बार कहते हैं मैम आपने इस एपिसोड में कुछ स्पेलिंग गलत की है, तो मैं उनको धन्यवाद बोल के और उस एपिसोड को एडिट करके ठीक करती हूँ। जी। तो मैं सीखती अच्छा हूँ उससे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने किस तरीके से आपको पाठकों तक पहुँचने में मदद की? किस तरीके से सहयोग किया उन लोगों ने आपको, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने पाठकों तक पहुँचने के लिए? उन्होंने बहुत हेल्प की है। सबसे पहले तो उन्होंने किस्सा हम लिखेंगे,
किंडल पर निकाली थी और आप जानते हैं कि जैसे अप्लाई ड्रीम पब्लिकेशन भी अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है, तो 4 साल हो गए उन लोगों को इस फील्ड में आए हुए, तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया था उस कहानी के लिए, उससे लोगों ने मुझे जाना और उसके बाद फिर कावेरी को भी काफ़ी लोगों तक पहुँचाया, उसमें प्रमोट करने में मेरी हेल्प की फेसबुक पर सब जगह। मुझे भी बताया कि मुझे कैसे अपनी किताब लोगों तक पहुँचानी है, कैसे इसका मतलब बताना है सबको इस बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं उन लोगों से और मुझे मतलब अपने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर भी इसका फ़ायदा मिला है। अच्छा, अगर हम ये बात करें तो हम 2 किताबों की आपकी बात कर रहे हैं, किस्सा हम लिखेंगे और दूसरा कावेरी, जो कि हाँ एक जी, किंडल पे और दूसरी आपकी हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। हाँ जी। इसके बाद तीसरा जो आपकी किताब होगी वो किस विधा पे आप लिख रही हैं या कब तक लिख रही हैं और कब तक वो पाठकों के बीच में होगा? देखिए ऑनलाइन तो मेरी चलती रहती हैं, प्रतिलिपि पर लेकिन अभी जो आप हार्ड कॉपी के बारे में पूछ रहे हैं, जी, जी। तो हार्ड कॉपी के बारे में एक काफ़ी दिनों से एक मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं एक लिख रही हूँ शिव जी के ऊपर मैं लिखूँगी, शिव मेरे इष्ट हैं और मतलब मैं आस्तिक हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं जी। उनके बारे में लिखने जा रही हूँ। अभी एकदम टाइटल मैंने परफेक्ट नहीं सोचा, पर जैसे कि मढ़ जो होता है वो शिव आस्था का प्रतीक होता है। तो जी। शिव आस्था का प्रतीक मढ़ से जुड़ी एक देव कन्या की कहानी, ये मैंने अभी तक सोचा है उसके बारे में काफ़ी कुछ और मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ। तो जी। मेरी अगली किताब शायद यही होगी। तो मैम अगली किताब भी क्या आपकी फ्लाइटिंग पब्लिकेशन से ही आएगी? मैं मतलब मैं चाहूँगी कि उसी से जाए, बाकी ये मिथिलेश जी और जयंत जी के ऊपर है कि वो किताब को देखते हैं, पसंद करते हैं उसे, तो पक्का सबसे पहले उसी से आएगी। तो मैम हम बात कर रहे थे फ्लाइटिंग पब्लिकेशंस के जी। चतुर्वर्षगांठ पर। हमने बात की किस तरीके से आपका फ्लाइटिंग के साथ सफर रहा, किस तरीके से आपकी किताब कावेरी रही। तो मैम इसमें मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो नए लेखक हैं या जो नए पाठक जो हमसे जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं इसमें, तो किस तरीके से किताब को लिखें और किस तरीके से फ्लाइटिंग पब्लिकेशन को भेजें? किस तरीके से देखिए जुड़े? फ्लाइट पब्लिकेशन आप को किस भेज तरीके से जुड़ी? हाँ जी, मैंने तो सबसे पहले बात की थी कॉल पर मिथिलेश जी जी, से, उसके बाद उन्होंने कहा था आप लिखिए, फिर मैंने लिखी, उसमें कुछ गलतियाँ थी, कुछ कमियाँ थी, तो उन्होंने वो बताया। मैंने मेल किया था मिथिलेश जी को, तो कोई भी कर सकता है, उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप नहीं भेज सकते कोई स्पेशल। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, आप अपना नॉवेल या कहानी लिखकर वहाँ भेज सकते हैं और अगर वो सिलेक्ट होती है, तो वो पब्लिकेशन में जाएगी और पब्लिश होगी और मतलब मैं ये अपनी तरफ से कह रही हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी भी तरह का कोई पे करना है या रिश्वत देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नॉवेल अच्छा है और वो पब्लिश होने लायक है, तो मतलब निसंकोच और पूरी ईमानदारी के साथ वो पब्लिश होगा। अच्छा, मैम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ, फ्लाइटिंग पब्लिकेशंस की जो किताबें हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप किताबें फ्लाइटिंग की पढ़ती रहती हैं, तो कौन-सी किताबें हैं जो आपको बहुत पसंद हैं? मैंने सबसे पहले तो वो अ, वो रिश्तों की छतरी पढ़ी थी मनमोहन जी की और जी, शरत का चांद नम्रता जी की और भी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। देवन जी की भी पढ़ी है, उनकी हॉरर किताबें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी कुछ किताबें बहुत सारी मेरे पास हैं, मैंने मँगवाई हैं, बस टाइम के रहते मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रही हूँ। पढ़ के जल्दी रिव्यू दूँगी। मैम की पढ़ी है मल्ल एक थी मल्लिका, तो जी। कुछ पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, मेरे पास बहुत कौन सारी कलेक्शन है, अभी उसको अच्छा भी पढ़ूँगी। ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने आपको लिखने के लिए इंस्पायर किया? मुंशी प्रेमचंद जी। बचपन से वो जी, मेरे फेवरेट हैं, मतलब जब से मैंने पढ़ना सीखा, तो मैंने उनकी कहानियाँ, उपन्यास सब कुछ, उनका एक-एक शब्द, एक-एक मतलब उनका सब कुछ मुझे पसंद है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं बचपन से ही। जी। तो मैम अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं या जो पाठक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई एक संदेश। देखिए मुझे अभी तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कौन-कौन जुड़ा है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं मैम, लगातार आपके लिए नमस्कार और प्रेम भेज रहे हैं लोग।
आपको बहुत-बहुत नमस्कार, जितने भी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे जुड़े हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को बहुत-बहुत बधाई कि हमने 4 साल बहुत अच्छे से पूरे किए हैं और इसका सफ़र बहुत लंबा है, आगे बहुत अच्छा होगा सब कुछ, बहुत नाम करेगा और जो संदेश है वो किताबों से हट के मैं सब ये कहना चाहूँगी सबसे कि आप हमेशा खुश रहें, खुश रहना सीखें, खुशियों का इंतज़ार ना करें बल्कि छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढें और खुश रहें। चाहे वो अच्छे कपड़े पहन के अगर आपको मिलती हैं, अच्छा खाना खा के, अच्छी जगह घूम के, अच्छे लोगों से दोस्ती करके, मतलब जैसे जिस भी तरह से आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, उनको कभी जाने ना दें। अच्छी फ़िल्में देखें, कॉमेडी शोज़ देखें, खुश रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ मतलब मेरे साथ हुई हैं, जहाँ मुझे इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि खुशियाँ सबसे पहले ढूँढें और छोटी-छोटी बातों में खुश रहना सीखें। तो दोस्तों मैम ने बहुत अच्छा संदेश हम लोगों को दिया और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खुश रहना है। और मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि किताबें पढ़ते रहिए क्योंकि किताबें पढ़ने से आपको एक विशेष नज़रिया मिलता है। अगर आप फ़िल्म देख रहे हैं तो फ़िल्म आपको एक दायरा देती है कि आप इस दायरे में देखें, लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास विस्तृत दायरा होता है, आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उससे अनेकों चीज़ों को आप देख सकते हैं। और जब आप एक किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद आप 10 किताबों को पढ़ते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जब आप किताबें नहीं पढ़ते थे, उसके बाद आपकी जो सोच थी, आपकी जो सोचने-समझने की क्षमता थी और 10 किताब पढ़ने के बाद जो आपकी सोचने-समझने की क्षमता है, वो कितनी बड़ी है। और दूसरा किताबों के साथ एक विशेष चीज़ ये भी होती है कि जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो आप दुनिया के तमाम शहरों में, तमाम जगहों पर, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तमाम लोगों से मिल रहे होते हैं और एक साथ आपके पास कई सारे नज़रिए होते हैं। फ्लाइटिंग पब्लिकेशन चिल्ड्रन सेक्शन की किताबें ला रहा है और चिल्ड्रन बुक्स उनकी बहुत अच्छी हैं जो कि आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे केवल और केवल मोबाइल में दिन भर लगे हुए होते हैं और इससे वो न केवल अपनी आँखें खराब कर रहे हैं बल्कि अपने दिमाग पर भी गहरा असर उनके दिमाग पे ही पड़ रहा है जिससे कहीं न कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, सोचने-समझने की क्षमता जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है और उनका विकास धीरे-धीरे रुक रहा है। ऐसे में अगर आप उन्हें किताबें देंगे, उनका कनेक्शन फिर से किताबों की ओर जोड़ेंगे तो निश्चित ही वो बेहद प्रखर होंगे और पढ़ने-लिखने में आगे भी होंगे, जिससे कि वो न केवल अपना विकास कर पाएँगे बल्कि समाज का विकास कर पाएँगे। तो आज के सेशंस में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी खूब पढ़ें क्योंकि फ्लाइटिंग पब्लिकेशन हर उम्र के व्यक्तियों के लिए किताबें लाता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ पर आपको प्रेम से संबंधित किताबें मिलेंगी, आपको बच्चों से संबंधित किताबें मिलेंगी, यहाँ पर आपको हॉरर किताबें भी मिलेंगी और यहाँ पर आपको कविताएँ मिलेंगी। तो फ्लाइटिंग पब्लिकेशन की ओर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना और जुड़े हमसे। कल हम लोग नए किसी लेखक के साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव फ्लाइटिंग पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। हेमा जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए कि आपने हमें समय दिया और हमसे चर्चा की। धन्यवाद आपको भी बहुत-बहुत और अगर आप और कोई सवाल जानना चाहते हैं तो अपने सवाल फ्लाइटिंग पब्लिकेशन की मेल पर या हम लोगों को भेज सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप छोड़ सकते हैं। कल हम जिस लेखक से बात करेंगे उसकी भी आपको सूचना जल्दी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से मिल जाएगी और उनसे जो आप सवाल जानना चाहते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, हम उनसे सवाल करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः धन्यवाद। एक बार फिर सबको धन्यवाद। नमस्कार।